दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर के तहत विषय इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी देख रहे थे, जिसके तहत दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वन एवं वन्य जीव। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट कह रहा है, टॉपिक है हमारा वन एवं वन्य जीव। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है दोस्तों, चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया। कह रहा है चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया तो गौरा देवी के नेतृत्व में। ठीक है, क्या कह रहा है चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया तो किसके नेतृत्व में? तो वह चलाया गया दोस्तों गौरा देवी के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। कह रहा है कि जिस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है, क्या है? जिस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, फिर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जिस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। क्या है? अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है तो वह पाई जाती है दोस्तों हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए कि सर्वाधिक पादप और जंतु विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वने में। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखिए। कह रहा है कि चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया तो गौरा देवी के नेतृत्व में। फिर है, कह रहा है कि जिस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। फिर कह रहा है कि अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है तो वह है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। याद रखिएगा, कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सर्वाधिक पादप और जंतु विविधता पाई जाती है तो वह है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, सर्वाधिक पादप और जंतु विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। दोस्तों इस टॉपिक के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों अगले पॉइंट इसके क्या दिए गए हैं। दोस्तों बैक हैंड में यदि थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है तो उसके लिए आप लोग सॉरी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है हमारा अगला पॉइंट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि यदि हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर जाना सही होगा वह है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। चलिए कह रहा है कि यदि हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर जाना सही होगा वह है हमारा चंबल नदी। ठीक है, याद रखिएगा कि यदि हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर जाना सही होगा वह है हमारा चंबल नदी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका नियतार्थ क्या है? तो इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। ठीक है, इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। फिर देखिए, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका नियतार्थ क्या है? इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते जाइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय जिस प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता वह है घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस। क्या है? कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय जिस प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता वह है दोस्तों हमारा घड़ियाल। फिर है दोस्तों हमारा भारतीय जंगली गधा और वह है जंगली भैंस। ठीक है, फिर देखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय जिस प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता वह है हमारा घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन
के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं तो वह है जंगल की आग। क्या है? जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं तो वह है हमारे जंगल की आग है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि झारखंड राज्य में जंगलों, क्या है? झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। क्या है? झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। कह रहा है कि भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना का प्रारंभ किया गया। क्या है? भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना का प्रारंभ किया गया है तो वह है दोस्तों हमारा झारखंड। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना का प्रारंभ किया गया है वह है हमारा झारखंड। ठीक है, चलिए। कह रहा है जनवरी 2018 में भारत के जिस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता भाई बहन बनाने की मंजूरी प्रदान की है वह है राज्य हमारा सिक्किम। क्या है? जनवरी 2018 में भारत के जिस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता यानी कि भाई बहन बनाने की मंजूरी प्रदान की है वह है हमारा सिक्किम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्न देखते जाइए। पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं तो पश्चिमी घाट में। क्या है? सदाबहार वन पाए जाते हैं तो पश्चिमी घाट में। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या है? उत्तर पूर्व भारत, फिर कह रहा है उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है तो हमारा दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार। क्या है? उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि विश्ववीय वनों की अद्वितीय विशेषता या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हो। क्या है? ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हो। दूसरा पॉइंट है बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। और तीसरा पॉइंट है कि अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। फिर देखिए, कह रहा है कि विश्ववीय वनों की अद्वितीय विशेषता या विशेषताएं हैं ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हो, फिर है बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, फिर है दोस्तों अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। चलिए अगला पॉइंट देखते जाइए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्ववीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा होती है। क्या है? विश्ववीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, याद रखिएगा कि विश्ववीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है। क्या है? विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है तो विश्ववीय वनों में। क्या है? विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है विश्ववीय वनों में। अगला पॉइंट देखिए कि भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुष्ट भूमि क्षेत्र है तो वह है हमारा 33%। क्या है? भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुष्ट भूमि क्षेत्र है तो वह है हमारा 33%। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के जितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है वह है हमारा 1/3। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के जितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है वह है हमारा 1/3। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति यानी कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन का संवर्ग नहीं है वह है हमारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन का संवर्ग नहीं है वह है हमारा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि वनों को वर्गीकृत किया गया है तो संरक्षित वन में, राष्ट्रीय वन में, ग्राम वन में एवं वृक्ष भूमि। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार दोस्तों वनों को वर्गीकृत किया गया है संरक्षित वन में, राष्ट्रीय वन में, ग्राम वन में एवं वृक्ष भूमि में। ठीक है, फिर से देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछा गया है यह। कह रहा है कि वनों को वर्गीकृत किया गया है तो याद रखिए संरक्षित वन में, राष्ट्रीय वन में, ग्राम वन में एवं वृक्ष भूमि में। ठीक है, वनों को वर्गीकृत किया गया है संरक्षित वन में, राष्ट्रीय वन में, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि में। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखते जाइए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूर्व वर्ष में सारे ये
जो पॉइंट दिए गए हैं वह कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है तो 20 वर्ष से 5 वर्ष। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है तो 20 वर्ष से 5 वर्ष। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है दोस्तों कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है तो प्रत्येक 2 वर्ष पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट दी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है तो प्रत्येक 2 वर्ष पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, नगरीकरण। क्या है, भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है तो वह है हमारा नगरीकरण। ठीक है दोस्तों, भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, नगरीकरण। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। क्या है, जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं वह है हमारा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं वह है हमारा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है दोस्तों, जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं वह हमारे नवीकरणीय संसाधन है। अगला पॉइंट देखिए कि वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विकास के चरण के आधार पर। क्या है, विकास के चरण के आधार पर, देखते जाइए सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या कह रहा है विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है तो वह है हमारा दोस्तों संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन और स्टॉक संसाधन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है तो वह है हमारा संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन, स्टॉक संसाधन। ठीक है, विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है वह है हमारा संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन और स्टॉक संसाधन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट कथन और कारण का है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य है परंतु RA का कारण नहीं है। चलिए यहां से ध्यान से देखिए, कह रहा है कि प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। क्या है, कह रहा है कि प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा कथन है दोस्तों, ये कारण क्या दिया गया है। कह रहा है कि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन पर निर्भर होता है। क्या है, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन पर निर्भर होता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथन सत्य है परंतु RA का कारण नहीं है दोस्तों। ठीक है, दोनों हमारे कथन एवं कारण सही है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और कारण क्या दिया गया है कि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन पर निर्भर होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जो एक क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। क्या है, जो एक क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं वह है हमारा संभाव्य संसाधन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो एक क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं वह है हमारा संभाव्य संसाधन। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि जिनका सर्वेक्षण किया गया है। क्या है, जिनका सर्वेक्षण किया गया है तथा उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है वह है हमारे वास्तविक संसाधन। ठीक है, कह रहा है कि जिनका सर्वेक्षण किया गया है तथा उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है वह है हमारे वास्तविक संसाधन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी उत्तर प्रदेश में। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी उत्तर प्रदेश में। क्या है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। क्या है, वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिए कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों, तो कहाँ स्थित है, झांसी उत्तर प्रदेश में। फिर कह रहा है कि वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। ठीक है, चलिए
कह रहा है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण प्रणाली से चित्रित वह भू क्षेत्र जो वास्तव में वनाच्छादित होता है कहलाता है वनावरण। क्या है? कह रहा है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण प्रणाली से चित्रित वह भू क्षेत्र जो वास्तव में वनाच्छादित होता है कहलाता है वनावरण। ठीक है दोस्तों। फिर अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिकांशतः होता है। क्या है? जो मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास है वह अधिकांशतः होता है दोस्तों तो तटों के सहारे। क्या है? मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिकांशतः होता है तटों के सहारे। अगला पॉइंट देखिए कि भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरबन में। क्या है? भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है तो वह है सुंदरबन में। फिर देखिए, भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरबन में। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखें क्या दिया गया है। कह रहा है कि ये डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है तो वह होते हैं हमारे ज्वारीय वन। ठीक है दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि ये डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है तो वे हैं हमारे ज्वारीय वन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है सुंदरी वृक्ष। क्या है? मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है सुंदरी वृक्ष। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है गोवा। ठीक है, क्या है? एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है दोस्तों, याद रखिएगा गोवा। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव वन सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्या है? भारत में मैंग्रोव वन सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। फिर देखिए, भारत में मैंग्रोव वन सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। फिर है अगला पॉइंट देखिए, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं उसका प्रमुख कारण है दोस्तों झूम कृषि। क्या है? नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं उसका प्रमुख कारण क्या है? तो झूम कृषि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट को देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ कह रहा है कि वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। क्या है? वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है वह है दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश। फिर से देखिए, वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है वह है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था तो वर्ष 1972 में। क्या है? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था तो वर्ष 1972 में। ठीक है, चलिए कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची शिस्त में किसी पौधे को रखने का क्या तात्पर्य है। कह रहा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में किसी पौधे को रखने का क्या तात्पर्य है तो उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस आवश्यक है। फिर देखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में किसी पौधों को रखने का क्या तात्पर्य है तो उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वन्य जीवों की तस्करी अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। फिर देखिए, वन्य जीवों की तस्करी अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिएगा, सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए क्या कह रहा है। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। क्या है? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया तो वह था वर्ष 1980 में। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों तो वर्ष 1980 में। ठीक है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया तो वर्ष 1980 में। फिर कह रहा है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने की तिथि है तो याद रखिएगा 25 अक्टूबर 1980। क्या है? भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने की तिथि है 25 अक्टूबर 1980। क्या है? भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने की तिथि है 25 अक्टूबर 1980। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है तो देहरादून में। क्या है? भारतीय
भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है दोस्तों देहरादून में। ठीक है, कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है तो देहरादून में। याद रखिएगा कि भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में और वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है दोस्तों देहरादून में। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में, फिर है वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है देहरादून में। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में की गई थी वर्ष 1906 में। क्या है, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में की गई थी वर्ष 1906 में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण से संबंधित है तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान और भारतीय वन्यजीव संस्थान। क्या है, पर्यावरण से संबंधित है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान और भारतीय वन्यजीव संस्थान। याद रखिएगा, पर्यावरण से संबंधित है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखिए, यहाँ कह रहा है कि JRB अल्फ्रेड, ठीक है, की पुस्तक फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, के अनुसार विश्व के कुल जंतु प्रजातियों की संख्या का भारत में पाया जाता है। क्या है, JRB अल्फ्रेड की पुस्तक फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया के अनुसार विश्व के कुल जंतु प्रजातियों की संख्या का भारत में पाया जाता है तो 7.28% भाग। क्या है, 7.28% भाग। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मछली है तो वह है दोस्तों हमारा व्हेल शार्क। क्या है, भारत की सबसे बड़ी मछली है तो वह है दोस्तों हमारा व्हेल शार्क। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखिए, कह रहा है कि यह भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है तथा यह 50 फुट तक लंबी हो सकती है, वह है व्हेल शार्क। कह रहा है यह भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है तथा यह 50 फुट तक लंबी हो सकती है, वह है व्हेल शार्क। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। कह रहा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर है दोस्तों तो वह है हमारा जाइंट पांडा। ठीक है, कह रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर है तो याद रखिएगा जाइंट पांडा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे के पॉइंट देखिए, सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है कि इसका वैज्ञानिक नाम है एल्यूरोपोडा मेलानोल्यूसा। क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है एलाइरोपोडा मेलानोल्यूसा। ठीक है, इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है तो यह है दोस्तों हमारा जाइंट पांडा। फिर देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम है एल्यूरोपोडा मेलानोल्यूसा। ठीक है, और इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है तो वह है दोस्तों हमारा जाइंट पांडा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है गैवियलस यानी कि घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है गंगा व इसकी सहायक नदियों में। क्या है, गैविलियस यानी कि घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है गंगा व इसकी सहायक नदियों में। ठीक है, याद रखिएगा कि घड़ियाल यानी कि गैविलियस बहुतायत में पाया जाता है गंगा व इसकी सहायक नदियों में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि घड़ियाल एक प्रजाति है मगरमच्छ कुल का यानी कि क्रोकोडोलिया कुल का। ठीक है, कह रहा है कि घड़ियाल एक प्रजाति है मगरमच्छ कुल क्रोकोडोलिया का। ठीक है, क्रोकोडीलिया का घड़ियाल एक प्रजाति है मगरमच्छ कुल का। चलिए अगला देखिए, कह रहा है भारत में पाए जाने वाला मगरमच्छ तथा हाथी है संकटापन्न जातियां। क्या है, भारत में पाए जाने वाला मगरमच्छ तथा हाथी है संकटापन्न जातियां। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से विरुद्ध था। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है तो वन कटाई के। ठीक है, कह रहा है चिपको आंदोलन मूल रूप से विरुद्ध था तो वन कटाई के। चलिए अगला देखिए, कह रहा है चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। क्या है, चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था तो 1970 के दशक में। क्या है, देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था तो 1970 के दशक में। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं तो चंडी प्रसाद भट्ट। क्या है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं तो चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए, कह रहा है कि भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है,
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कह रहा है कि भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है तो 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों तो 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। क्या है? विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया तो 3 मार्च को। ठीक है, फिर देखिए, विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया तो 3 मार्च को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है पगमार्क तकनीक का कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। क्या है? पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, पगमार्क तकनीक विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। क्या है? भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सही है। फिर कारण कह रहा है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। ठीक है, कह रहा है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, फिर से देखिए, कथन कह रहा है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। ठीक है, फिर कारण कह रहा है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। क्या है? राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है तो शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं, क्या है? शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों तथा वन्य जीव संरक्षकों को। ठीक है, याद रखिएगा कि राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं, यानी कि शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को तथा वन्य जीव संरक्षकों को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। क्या है? राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी तो 1992 में। क्या है? राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी तो वर्ष 1992 में। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी 1992 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार यह प्रश्न रिपीट किया जा चुका है कि पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि भारत में वन प्रारूप जिसमें सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। ठीक है, क्या है? भारत में वन प्रारूप जिसमें सागौन यानी कि टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है तो वह है दोस्तों हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में वन प्रारूप जिसमें सागौन यानी कि टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है तो वह है दोस्तों हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है दोस्तों 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है, क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, तो याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में क्या है? कह रहा है कि बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। फिर देखिए, बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र
आर्द्र पर्णपाती वन में। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। क्या है? ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं, तो वह है दोस्तों हमारे अमेजन वर्षा वन। फिर देखिए, ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन है जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं, अमेजन वर्षा वन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट को देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अमेजन वर्षा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर मुक्त करती रहती है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अमेजन वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में हम लोग अमेजन वर्षा वन को जानते हैं क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर मुक्त करती रहती है दोस्तों ऑक्सीजन को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादित होती है अमेजन वर्षा वनों के द्वारा। क्या है? पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादित होती है अमेजन वर्षा वनों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादित होती है अमेजन वर्षा वनों के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, तो वह है एशिया। ठीक है, वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, तो वह है एशिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, मानसूनी वन कहते हैं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। क्या है? मानसूनी वन कहते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। क्या है? मानसूनी वन हम लोग कहते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। कह रहा है कि समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स। क्या है? समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स। ठीक है, तो यह क्या है दोस्तों? दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। क्या है? दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। याद रखिएगा कि समाचारों में कभी कभी दिखाई जाने वाली या दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स क्या हैं, तो यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि इसका वैज्ञानिक नाम टेराकार्पस सेंटेनलीज है। क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम टेराकार्पस सेंटेनलीज है और यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्राव का कारण लाल हो जाती है, तो वह है हमारा रेड सैंडर्स यानी कि रक्त चंदन। फिर से ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों टेराकार्पस सेंटेनलीज। क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है टेराकार्पस सेंटेनलीज और यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, यह सब स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के भी दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है और इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है, तो वह है हमारा रेड सैंडर्स रक्त चंदन। एक बार और रिपीट करेंगे कि इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों टेराकार्पस सेंटेनलीज है और यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है और इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है, वह है हमारा रेड सैंडर्स रक्त चंदन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कि सही कथन है। क्या है? सही कथन है। ठीक है, पहला पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास। क्या है? संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास यानी कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास यानी कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए। ठीक है दोस्तों, दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास यानी कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास यानी कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास यानी कि हैबिटेट अधिकार दिए गए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस क्या है? वह है दोस्तों हमारा गौड़ वनोपज। ठीक है, गौड़ वनोपज है। ठीक है, फिर देखिए, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार
बांस क्या है दोस्तों, तो वह है हमारा गौड़ वनोपज। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी यानी कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस है, तो याद रखिएगा गौड़ वनोपज है। ठीक है, गौड़ वनोपज है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी यानी कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस क्या है, तो गौड़ वनोपज है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा वृक्ष श्रेणी से बाहर किया गया है बांस को। क्या है, भारतीय वन, याद रखिएगा यह पेपर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा वृक्ष श्रेणी से बाहर किया गया है, तो वह है हमारा बांस को। ठीक है, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा वृक्ष श्रेणी से बाहर किया गया है बांस को। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि महीने भर चलने वाले अभियान या त्यौहार हरी जिरोती के दौरान फलदार वृक्षों का रोपण करती है, तो गोंड और कोरकू जनजाति। ठीक है, क्या है, चलिए देखिए, कह रहा है कि महीने भर चलने वाले अभियान या त्यौहार हरी जिरोती के दौरान फलदार वृक्षों का रोपण करती है, तो गोंड और कोरकू जनजाति। ठीक है, महीने भर चलने वाले अभियान या त्यौहार हरी जिरोती के दौरान फलदार वृक्षों का रोपण करती है, तो गोंड और कोरकू जनजाति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि आयुर्वेद व सिद्धा दवाइयों को बनाने में, क्या है, आयुर्वेद व सिद्धा दवाइयों को बनाने में, पूजा सामग्री में एवं पारंपरिक खिलौनों को बनाने में किया जाता है रेड सैंडर्स का प्रयोग। ठीक है, कह रहा है कि आयुर्वेद व सिद्धा दवाइयों को बनाने में, पूजा सामग्री में एवं पारंपरिक खिलौनों को बनाने में किया जाता है रेड सैंडर्स का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो याद रखिएगा सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना और देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोनों पॉइंट कि राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना और देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे, क्या है, कह रहा है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का के क्या महत्व है। कह रहा है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का के क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इसका उद्देश्य है नौ प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतरराष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहन करना। पहला पॉइंट फिर है, यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है, बॉटम अप अप्रोच के लिए। ठीक है, चलिए फिर देखिए कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का के क्या महत्व है। कह रहा है कि इसका उद्देश्य है नौ प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतरराष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। और फिर है कि यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम यानी कि बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या है, याद रखिएगा पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो 2030 तक। ठीक है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की स्थापना की गई थी वर्ष 1994 में। ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की स्थापना की गई थी वर्ष 1994 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि यह अकेला कानून बाध्यकारी समझौता है जो संयुक्त रूप से पेश करता है पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को। कह रहा है कि यह अकेला कानून बाध्यकारी समझौता है जो संयुक्त रूप से पेश करता है पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भारत में जो नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वह है वालपराई। क्या है, भारत में जो नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वह है वालपराई। भारत में जो नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वह है वालपराई। ठीक है, कह रहा है वालपराई नगर स्थित है, तो यह है दोस्तों कोयम्बटूर जिले में। ठीक है, कह रहा है कि वालपराई नगर स्थित है, तो वह है दोस्तों हमारा कोयम्बटूर जिले में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा जापान में
में से जिसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है वह है जापान का। ठीक है, कह रहा है कि चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा जापान में से जिसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है वह है दोस्तों हमारा जापान का। ठीक है, याद रखिएगा, चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा जापान में से जिसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है वह है जापान का। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है भूटान में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि एल्युमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण कहा जाता है हरी धातु। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो एल्युमिनियम है इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण कहा जाता है हरी धातु। ठीक है, कह रहा है कि एल्युमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण कहा जाता है हरी धातु। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतया पाए जाते हैं शुष्क सदाबहार वन। क्या है, पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतया पाए जाते हैं तो दोस्तों शुष्क सदाबहार वन। याद रखिएगा, जो पूर्वी दक्कन पठार है वहां प्रमुखतया पाए जाते हैं शुष्क सदाबहार वन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है हमारा आगे का पॉइंट। चलिए यहां ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए, कह रहा है कि वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि डैश की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरिकाएं त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोवों का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देशित स्थान है तो वह है हमारा सुंदरबन दोस्तों। ठीक है, फिर से देखेंगे, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप मोनोकल्चर कृषि डैश की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैनग्रोवों का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। फिर कह रहा है कि अलवण जल कोटरिकाएं त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोवों का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देशित स्थान है तो वह है हमारा सुंदरबन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया है कि गरान यानी कि मैनग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में जिस प्रकार कार्य करते हैं तो कह रहा है कि गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, विशेषता याद रखिएगा। फिर देखेंगे कि वर्ष 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया है कि गरान मैनग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में जिस प्रकार कार्य करते हैं वह है कि गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है दोस्तों कथन और कारण का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, कह रहा है कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। फिर कारण कह रहा है कि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। कहा है कि महानदी कह रहा है कि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। फिर से देखेंगे, कथन कह रहा है कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है और कारण है कि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं तो याद रखिएगा मैंग्रोव वन क्या है, चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं मैंग्रोव वन। चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है भीतरकनिका मैंग्रोव। ठीक है, क्या कह रहा है। कह रहा है कि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में, ठीक है, ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है भीतरकनिका मैंग्रोव। ठीक है, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है दोस्तों हमारा भीतरकनिका मैंग्रोव। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
कह रहा है कि यह मैनग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, यह एक रामसर स्थल वर्ष 2010 में घोषित भी है, तो वह है दोस्तों हमारा भीतरकनिका मैनग्रोव। ठीक है, कह रहा है कि यह मैनग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, यह एक रामसर स्थल वर्ष 2002 में घोषित भी है, वह है हमारा भीतरकनिका मैनग्रोव। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पॉइंट देखेंगे क्या है। कह रहा है कि सही कथन है। ठीक है, कह रहा है कि टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। ठीक है, फिर देखिए टेक्सास वृक्ष से टेक्साल नामक औषध प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। ठीक है, तीनों पॉइंट देखिए। कह रहा है कि सही कथन है कि टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। ठीक है, फिर कह रहा है कि टेक्सास वृक्ष से टेक्साल नामक औषध प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सही कथन है। ठीक है, कह रहा है कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई। क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, कह रहा है कि विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1961 में हुई। ठीक है, फिर कह रहा है कि जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनवन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण था ट्राइपनोसोमियासिस रोग रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट फिर कह रहा है भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। ठीक है, फिर तीनों देखिए पॉइंट। कह रहा है विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1961 में हुई। कह रहा है कि जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनवन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपनोसोमियासिस रोग रहा। फिर है भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि यूकलिप्टिस वृक्ष को कहा जाता है पारिस्थितिक आतंकवादी। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि यूकलिप्टिस वृक्ष को कहा जाता है पारिस्थितिक आतंकवादी। ठीक है दोस्तों, यूकलिप्टिस वृक्ष को कहा जाता है पारिस्थितिक आतंकवादी। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। कह रहा है कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। तो स्पाइडर वानर क्या है? ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यह मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। तो वे हैं दोस्तों हमारे स्पाइडर वानर। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय प्राणी जात जो संकटापन्न है। क्या है? भारतीय प्राणी जात जो संकटापन्न है, तो वह है दोस्तों हमारा चर्मपीठ कुर्म यानी कि लेदर बैक टर्टल तथा अनूप मृग। ठीक है, फिर देखिए भारतीय प्राणी जात जो संकटापन्न है दोस्तों, तो वह है हमारा चर्मपीठ कुर्म यानी कि लेदर बैक टर्टल तथा अनूप मृग। फिर देखिएगा भारतीय प्राणी जात जो संकटापन्न है, तो वह है चर्मपीठ कुर्म यानी कि लेदर बैक टर्टल तथा अनूप मृग। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली तथा वामन सूअर। ठीक है, फिर देखिए भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली तथा वामन सूअर। ठीक है, भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली तथा वामन सूअर। ठीक है, यहां देखिए कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, याद रखिए क्या है। कह रहा है कि मियावाकी पद्धति विख्यात है, तो कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में लघु वनों के सृजन हेतु। क्या है? मियावाकी पद्धति विख्यात है, तो शहरी क्षेत्र में लघु वनों के सृजन हेतु। क्या है? मियावाकी पद्धति विख्यात है शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन हेतु। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यह भी पेपर में पूछा गया है कि मियावाकी पद्धति के प्रणेता कौन है। क्या है? मियावाकी पद्धति के प्रणेता कौन है? तो याद रखिएगा जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी। क्या है? कह रहा है कि मियावाकी पद्धति के प्रणेता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी। याद रखिएगा जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है, पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है, तो कह रहा है कि यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। ठीक है, कह रहा है यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है और यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है, तो यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है और यह मैंग्रोव की चराई पर जीता
जीता है। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि ये ऊंट कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं तो वह है हमारे खराई ऊंट। क्या है, ये ऊंट कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं तो वह है हमारे खराई ऊंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है इन ऊंटों को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज। कह रहा है कि इन ऊंटों को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है तो वह है हमारे खराई ऊंट। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, कथन और कारण का प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कथन, मैनग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। क्या है, कह रहा है कि मैनग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। ठीक है, फिर कारण कह रहा है कि वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ठीक है, कथन देखिए कि मैनग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। फिर कह रहा है कि कारण, वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए, कह रहा है कि ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं तो वह है हमारे मैनग्रोव्स वन। क्या है, ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और तट को समुद्र की ओर आने से वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं तो वह है हमारे मैनग्रोव्स। ठीक है, याद रखिएगा कि ये वन जो है वह जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं तो वे हैं हमारे मैनग्रोव वंश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है तो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। क्या है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। याद रखिएगा कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, या याद रखिएगा अगला पॉइंट, कई बार पेपर में पूछा गया है कि विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। क्या है, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था तो पीटर्सबर्ग में। ठीक है, क्या है, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था पीटर्सबर्ग में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था 21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य। ठीक है, डेट याद रखिएगा कि विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था 21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेब का उद्देश्य है संरक्षण करना टाइगर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि नेपाल एवं भारत में वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेब का उद्देश्य है संरक्षण करना टाइगर का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि टाइगर के खाल का प्रयोग, क्या है, यहां देखिए, कह रहा है कि टाइगर के खाल का प्रयोग आसन लगाने एवं सौंदर्यकरण के लिए किया जाता है तिब्बती बौद्धों द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि टाइगर के खाल का प्रयोग आसन लगाने एवं सौंदर्यकरण के लिए किया जाता है तिब्बती बौद्धों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां जिन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है वह है हमारा बांज और बुरुंश। ठीक है, क्या है, फिर देखिए कि यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां जिन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है वह है हमारा बांज और बुरुंश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज या ओक जैसी चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं तो वह है हमारे उपोष्णकटिबंधीय वन। क्या है, चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज या ओक जैसी चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं तो वह है हमारे उपोष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज या ओक जैसी चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं तो वह है हमारा उपोष्णकटिबंधीय वन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय, जनजाति,
पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण, मास भर चलने वाले अभियान त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं वे समुदाय और जनजाति हैं गोंड और कोरकू। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण, मास भर चलने वाले अभियान त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं वे समुदाय या जनजाति हैं गोंड और कोरकू। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं मेघालय में। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं और जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं मेघालय में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को कहते हैं जीवित पुल या प्राकृतिक पुल। ठीक है, कह रहा है कि अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को कहते हैं जीवित पुल या प्राकृतिक पुल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों पर है। कह रहा है एक सांविधिक सलाहकारी निकाय, स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, क्या है। कह रहा है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों पर है तो एक सांविधिक सलाहकारी निकाय। ठीक है, एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है हमारा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखिए। कह रहा है कि वन्य जीव एकमात्र संपत्ति है। क्या है, वन्य जीव एकमात्र संपत्ति है सरकार की। ठीक है दोस्तों, वन्य जीव एकमात्र संपत्ति है सरकार की। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। कह रहा है कि जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह जीव समान संरक्षक का हकदार होता है, संरक्षित क्षेत्र में भी तथा उसके बाहर भी। याद रखिएगा, कह रहा है कि जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह जीव समान संरक्षक का हकदार होता है, संरक्षित क्षेत्र में भी तथा उसके बाहर भी। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र में भी तथा उसके बाहर भी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। क्या है कि एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई तो वह है 1894 ईस्वी में। क्या है, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई तो वह है दोस्तों 1894 ईस्वी में। ठीक है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई तो वर्ष 1952 में। ठीक है, याद रखिएगा कि कह रहा है कि भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई 1894 में और स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई वर्ष 1952 में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि देश के 1/3 अथवा 33.33% क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 अथवा 66.67% क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होना आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार। क्या है, देश के 1/3 अथवा 33.33% क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 अथवा 66.67% क्षेत्र में वन अथवा वृक्षावरण होना आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिएगा। कह रहा है कि जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 70% से अधिक होता है वे अति सघन वन कहलाते हैं। क्या है, जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 70% से अधिक होता है वे अति सघन वन कहलाते हैं। याद रखिएगा कि जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 70% से अधिक होता है वे अति सघन वन कहलाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जिनका वृक्ष छत्र
घनत्व 40 से 70% के बीच होता है वे मध्यम सघन वन कहलाते हैं। ठीक है, कह रहा है जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 40 से 70% के बीच होता है वे मध्यम सघन वन कहलाते हैं। ठीक है, फिर है कह रहा है कि जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 10 से 40% के मध्य होता है वे खुले वन कहलाते हैं। ठीक है, जिनका वृक्ष छत्र घनत्व दोस्तों 10 से 40% के मध्य होता है वे खुले वन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10% से कम वृक्ष छत्र घनत्व वाली निम्न स्तरीय वन भूमि को वनावरण में शामिल नहीं किया जाता तथा इन्हें रखते हैं झाड़ी की श्रेणी में, यानी कि स्क्रब की श्रेणी में। क्या है, 10% से कम वृक्ष छत्र घनत्व वाली निम्न स्तरीय वन भूमि को वनावरण में शामिल नहीं किया जाता तथा इन्हें रखते हैं झाड़ी स्क्रब की श्रेणी में दोस्तों। ठीक है, चलिए सारे डाटा देखिएगा। अब हमारा आ गया है ISFR। ठीक है दोस्तों, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। चलिए देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ISFR 2021 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल 46,539 वर्ग किलोमीटर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 1.41%। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि ISFR 2021 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल 46,539 वर्ग किलोमीटर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 1.41%। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ISFR 2019 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल 46,297 वर्ग किलोमीटर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 1.42%। ठीक है, कह रहा है कि ISFR 2019 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल 46,297 वर्ग किलोमीटर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 1.42%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का डाटा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के 21.67% भाग पर वनावरण है तथा 2.89% भाग पर वृक्षावरण था। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के 21.67% भाग पर वनावरण है तथा 2.89% भाग पर वृक्षावरण था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि ISFR 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि ISFR 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है, तो वह है हमारा 17। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो पॉइंट है दोस्तों उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक, इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग एक वीडियो और लाकर उसमें पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।